नमस्कार। आइए एक नए प्रैक्टिस सेट को करते हैं। आइए देखें, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर ही रहे हैं। आइए एक नए प्रैक्टिस सेट सेकंड लेवल के लिए किया जाता है। तो एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो इसमें दोनों जो है क्या सरलीकरण की त्रुटि करेंगे, अधिकाधिक सामान्यीकरण की त्रुटि करेंगे, विकासात्मक त्रुटि करेंगे, अत्यधिक संशुद्धता की त्रुटि करेंगे। तो इसमें विकासात्मक त्रुटि करेंगे कि एक बच्चा जल्दी सीख सकता है, एक बच्चा जो है धीरे सीखेगा, जबकि वह उसकी भाषा है तब भी सीखने में देरी है। और दूसरा जो है उसकी बुद्धि लब्धि तेज है, तो वह जो है कम ही समय में ज़्यादा चीज़ों को सीख लेगा और उससे बेहतर सीख लेगा जिसकी मातृभाषा है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार हरात्मक समर्थन प्रदान करता है। विद्यार्थियों के अवधान को उसके कार्य से संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करता है। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य के निष्पादन को उसके समूह के अन्य साथियों के संदर्भ में वर्णित करता है। तो प्रभावी प्रशंसा के रूप में विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है और उनका जो है उसी तरीके से प्रशंसा कर उन्हें उत्तरोत्तर कार्य की वृद्धि में सहायक होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है? तो कक्षा शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन सबसे उपयुक्त विकल्प है, शिक्षण अधिगम के रूप में पहचाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह विचारधारा है कि सभी को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यह जो है समावेशी शिक्षा की ऑब्वियसली समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन ही इसमें उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए तो किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो सबसे सही विकल्प अध्यापन विषय का भी और बाल मनोविज्ञान का भी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, मधु गणित में कमज़ोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमज़ोर होने का क्या कारण है? उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। तो यह जो है सबसे उपयुक्त विकल्प होगा कि गणित शिक्षण की विधि ही त्रुटिपूर्ण है, इसीलिए उसके सीखने में सुधार नहीं हो रहा है और वह सीख नहीं पा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें क्या था? आत्मसिद्धि की प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा। तो जब कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए तो संभवतः उन्हें किस बात का था? आत्मसिद्धि की प्राप्ति, यानी उनके जो हृदय में था, उनके जो है जो एक मूल मंत्र था उनका जो है कि हमें अपनी देश सेवा करनी है, हमें अपने देश का सम्मान रखना है, हमें अपने देश के लिए न्यौछावर हो जाना है, हमें अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान करना है। तो यह आत्मसिद्धि की प्राप्ति जो है उनके मन में थी। यही सबसे उपयुक्त विकल्प है। कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण कार्य नहीं है? तो प्रक्षेपी परीक्षण कार्य नहीं है तो 16 PF परीक्षण जो है ये क्या है? व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण कार्य नहीं है। बाकी सब व्यक्तित्व के परीक्षण प्रक्षेपी कार्य हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो यह जो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, अतः विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी एक तकनीक है जो हकलाने की समस्या का निदान करती है? उद्देश्यपूर्ण भाषण, व्यवहारिक भाषण, लंबे समय तक भाषण, विलंबित भाषण। तो विलंबित भाषण हकलाने की समस्या का निदान करती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो गलत कथन हमें चुनना है। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, यही हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सभी विकल्प सही हैं। तो विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत कथन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्नलिखित में से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? सीखने के भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। तो संवेगात्मक पहलू मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित होता है, यानी सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। अगले क्वेश्चन की बात करें भाषा, तो भाषा क्या है? हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है और यह जो है संप्रेषण का कार्य करती है एक दूसरे के लोगों के बीच। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो यह जो है गुण सिद्धांत, व्यवहार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतना के 3 स्तर पाए जाते हैं, यानी अचेतन मन, चेतन मन, अवचेतन मन। तो ये जो है हमारे 3 मन के रूप हैं, यानी इदम, अहम, पराहम। तो ये जो है हमारे मन के रूप में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी के वर्गीकरण द्वारा किया गया है। तो युंग के वर्गीकरण द्वारा इसको किया गया है। टाइप बताए गए हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? तो ये जो है ज्ञानवाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञावाद। तो ये जो है रचनावाद ऐसा करता है कि जो बच्चों को अपने ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ध्वनि संबंधी जागरूकता ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना, व्याकरण के नियमों में दक्ष, सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना, समझना व लिखना। तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना और उसमें हेरफेर करना, यही सही हो जाएगा। ये ध्वनि संबंधी जागरूकता की क्षमता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे अलग या हटकर चिंतन निम्न में से संबंधित है। तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हटकर सोची जाती हैं और ज़्यादा व्यापक रूप से सोची जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए और उनके ज्ञान को अवृत करनी चाहिए कि उनका जो सिद्धांत है वह सही है कि नहीं सही है, वो व्यवहारिक है कि नहीं व्यवहारिक है, या वो गलत दिशा में है। तो ये जो है उपयुक्त विकल्प सी है। अगले क्वेश्चन की बात करें एक बच्चा एंट और टैन स्टारेड को स्टार्टेड यानी स्टारेड को स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता है, स्थिति क्या है? तो स्थिति पठन संबंधी विकार से है, डिस्लेक्सिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, यानी अलग अलग सोच वाले बच्चों की पहचान कौन करता है? तो ये सृजनात्मक बच्चों के
लक्षण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि का आकलन शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है और इससे जो है ये प्रभावित होता है कि नहीं ये पता चलता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ... में भी उच्च होंगे, यानी यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशील हों। यानी हो सकता है कि उनकी बुद्धि तेज हो, वह चीज़ों को जल्दी कैपेसिटी यानी चीज़ों को अडाप्ट करने में ज़्यादा कैपेबल हैं, जल्दी से कॉन्सेप्ट को सीख कर क्रियान्वित करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह सृजनशील हों, नई नई चीज़ों को निर्माण करने में उनकी बुद्धि लगती हो। तो ये जो है उपयुक्त विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि क्या है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं, इससे उनकी ज्ञान बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, उनका कौशल बढ़ता है। तो सर्वाधिक उपयोगिता परामर्श की उनके आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, यही सबसे उपयुक्त है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि समावेशी कक्षा में शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अच्छा, कौन सी भूमिका नहीं है? तो ये जो है भूमिका नहीं है कि निःशक्त बच्चों पर ध्यान ही न दो, तो ये सही हो जाएगा। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता को अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आबासा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं और आ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है, क्या सोचता है? वह रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा इसलिए पढ़ता है कि क्योंकि उसकी प्राथमिकता सरकार यानी सरोकार उत्तीर्ण होने के वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है, यानी उसका सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स को प्राप्त करना है। तो इसके लिए आबासा के उद्देश्य क्रमशः हैं। तो आबासा का उद्देश्य निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा, ये जो है इससे संबंधित है, यानी आ अपनी निपुणता को प्राप्त करना चाहता है, बा जो है अंग्रेजी पढ़ता है अपने निष्पादन को प्राप्त करने में कि वह जो है कक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर ले, और सा इसलिए मन लगा रहा है कि वह ग्रेड्स प्राप्त करना चाहता है, यानी निष्पादन की उपेक्षा, जिससे वह उसका अंतिम मूल्यांकन जो होता है ग्रेड प्राप्त करना, तो वह उससे प्रेरित है। अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? तो ये विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए क्या सही लाभ है। तो सही लाभ क्या है? अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। नई शिक्षा नीति में प्रावधान है कि 3 भाषा सीखा जाए, जिसमें 2 भारतीय भाषाएं हों और 1 विदेशी भाषा हो। तो भाषा को सीखने से अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। तो अध्ययन की दृष्टि से विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य, विद्यार्थियों को समरूप समूहों में वर्गीकरण, तो उपयुक्त सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट। आगे भी हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, यह आपके लिए उपयोगी साबित होगा। जुड़ें और सीखने का प्रयास करें, ज्ञान में अभिवृद्धि हो और हम अपनी सफलता सुनिश्चित करें। धन्यवाद। जय हिंद।